सिक्योरिटी नुकसान या खतरे से पाक होने की हालत का नाम है। सिक्योरिटी तब हासिल होती है जब रियासत खतरात से निपटने की अहलियत हासिल कर ले। आसान अल्फाज में सिक्योरिटी एक ज़हनी हालत है जो बका को लाहक खतरात से निपटने की अहलियत की मौजूदगी में हासिल होती है। ट्रेडिशनल या रवायती सिक्योरिटी से मुराद बैरूनी फ़ौजी ख़तरात जैसे दुश्मन के हमले, माशी और नज़रियाती हमलों और जासूसी से रियासत की जिस्मानी सरहदों और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ है। रवायती सिक्योरिटी नुक्ता नज़र ऐसे ख़तरात को रोकने या शिकस्त देने के लिए फ़ौजी ताकत और डेटरेंस के इस्तेमाल पर जोर देता है। इसके बरक्स गैर रवायती सिक्योरिटी का नज़रिया कौमी और आलमी सलामती के लिए गैर फ़ौजी ख़तरात जैसे मौसमियाती तब्दीली, खुराक की हिफाजत, साइबर ख़तरात, वबाई अमराज, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज़ करता है। गैर रवायती सलामती के ख़तरात अक्सर बैनुल-अक़वामी होते हैं और उनसे मौसर तरीके से निपटने के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत होती है। ये नुक्ता नज़र मुख्तलिफ सिक्योरिटी ख़तरात के बाहम मरबूत होने को तस्लीम करता है और इनसे निपटने के लिए रियासतों, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और गैर रियासती अदाकारों के दरमियान ताउन की ज़रूरत को तस्लीम करता है। साइंस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की ने रियासत के लिए कई चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। जंग का तरीका और हिकमत अमली भी अब बदल गई है। इन नए चैलेंजेस में से एक चैलेंज हाइब्रिड वॉर या हाइब्रिड जंग है। हाइब्रिड जंग के कौमी सिक्योरिटी के लिए अहम मज़म्मरात हैं क्योंकि ये कौमी सलामती के रवायती तस्वुरात को चैलेंज करता है। इस जंग में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ टैक्टिक्स से निपटने के लिए एक कसीर जहती अप्रोच की ज़रूरत होती है। हाइब्रिड जंग को मुख्तलिफ मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें इलाकाई तोसी, हुकूमत की तब्दीली, सियासी नताइज मुतासिर करना शामिल हैं। इस जंग में रवायती फौजी हिकमत अमली और गैर फौजी हिकमत अमली जैसे साइबर हमले, प्रोपेगेंडा, इन्फो ऑप्स, इक्तिसादी दबाव और खुफिया या बेकायदा जंग की मुख्तलिफ किस्में शामिल हो सकती हैं। हाइब्रिड जंग रियासतों के लिए एक अहम चैलेंज है। हाइब्रिड जंग लड़ने के लिए एक जामे अप्रोच की ज़रूरत होती है जिसमें फ़ौजी और गैर फ़ौजी दोनों ख़तरात से निपटना हिकमत अमली तैयार करना लाजमी है, जैसे साइबर डिफेंस को मजबूत करना, इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के निज़ाम को बेहतर बनाना, प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात की जो मुहिम कैंपेन दुश्मन ने चला रखी है उसको काउंटर करना और इक्तिसादी दबाव के लिए हिकमत अमली बनाना शामिल है। हाइब्रिड जंग की वजह से दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपटने के लिए ज़रूरी है कि एक मरबूत कसीर जहती हिकमत अमली इख्तियार की जाए जिसमें न सिर्फ फ़ौज बल्कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियाँ, सिविल सोसाइटी और बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी शामिल हों। गलत मालूमात फैलाने वाली मुहिम्मात का मुकाबला करने और हाइब्रिड जंग में इस्तेमाल होने वाले प्रोपेगेंडे के खिलाफ अवाम के अंदर शऊर पैदा किया जाए और मौसर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी तैयार की जाए ताकि दुश्मन के मज़मून अज़ाइम को नाकाम किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो मेरे उस्ताद भी हैं, डॉक्टर हसन फारूक मिशवानी। और आज हम एक अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये हमें समझ आ जाए तो काफ़ी बातें जो हम करते हैं और जो काफ़ी किस्म के जो हमले हमारी स्टेट पे हो रहे हैं हमें उनका समझ आनी शुरू हो जाएगी और हम उन हमलों से अपने आप को डिफेंड करने के लिए ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। जी, आज हम बात करेंगे हाइब्रिड वॉर पे और हाइब्रिड वॉर किस किस्म की जंग है और किस किस्म की इस जंग की वजह से जो ख़तरात पैदा हो रहे हैं हमारे लिए ट्रेडिशनली और नॉन ट्रेडिशनली सिक्योरिटी के। तो सर, पहले तो तमहीद में जाए बगैर क्योंकि थ्योरेटिकल है आज और इसमें हम आपसे सीखना चाहेंगे। सर, सिक्योरिटी क्या है? सर, मेरा पहला सवाल ये होगा, सिक्योरिटी क्या है? और जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की। तो सर, ये हम ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से भी क्या मुराद लेते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, सिक्योरिटी बेसिकली ये है कि आपको कोई भी थ्रेट हो, कोई चैलेंज हो जो आपकी सर्वाइवल के लिए हो, आपकी जो है ना, अगर आप स्टेट के उसमें देखें तो स्टेट की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को कोई खतरात हो, कोई थ्रेट्स हो, तो उसके अगेंस्ट कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं। स्टेट की आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज को अगर कोई थ्रेट है, उसकी कोई कल्चरल आइडेंटिटीज को अगर कोई थ्रेट है, तो ये सारी वो चीजें हैं कि जो आपको थ्रेट कर सकती हैं
इस इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इनको काउंटर करने के लिए जो आप मेजर्स लेते हैं, वो बेसिकली आपकी सिक्योरिटी है। अब जब आपने जैसे बात की कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बेसिकली ये है कि आपको अगर मिलिट्री थ्रेट हो, मतलब आपके बॉर्डर पे कोई अटैक करना चाह रहा हो, सर्जिकल स्ट्राइक करना चाह रहा हो, ठीक है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हो, तो ये सारी चीजें किस में चली जाती हैं? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अच्छा, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को काउंटर करने के लिए ट्रेडिशनल मेजर्स दिए जाते हैं कि आप क्या करते हैं वहां पे? मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की डिप्लॉयमेंट करते हैं, पुलिस की डिप्लॉयमेंट करते हैं, अपनी जो आपकी जो है ना, जैसे कोई बाउंड्री वॉल है, कोई फेंसिंग है, कोई ऐसी चीजें हैं, उनको आप स्ट्रेंथन करते हैं। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है, ये वो चीजें हैं कि अगर जैसे मैं कहता हूं कि आपने एक शख्स को, एक जो सिपाही है, फौजी है, मिलिट्री मैन है, आपने उसको बंदूक दे दी, उसने ट्रेडिशनली बॉर्डर पे जाके खड़ा होकर उसने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे दी, लेकिन क्या आपने उसको वो सोशल सिक्योरिटी के वो सारे मेजर्स उसको वहां पहुंचाए? क्या उसके बच्चों की तालीम ठीक चल रही है? उसके घर में राशन और वो सारी चीजें ठीक चल रही हैं? उसकी जो अगर कोई कोई थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी वगैरह है, क्या वो सारी ठीक चल रही है? ठीक है, उसको सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं कि जो नॉन ट्रेडिशनल उसमें आ जाता है। मिसाल, एक पुलिसमैन है, वो खड़ा है, तो उसके ऊपर कौन कौन से सोशल प्रेशर्स हैं, कौन कौन से मीडिया के प्रेशर्स हैं, कौन कौन से उसके ऊपर समाजी, माशी और माशरती दबाव हैं, अगर वो सारे उसके ऊपर हैं और आपने एक बंदूक उसको दे दी, तो वो ट्रेडिशनली तो आपने उसका जो है ना, उसकी जो वो थी, जरूरत थी, वो पूरी कर दी। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल में आता है, क्या आपने वो भी पूरी की? तो इसी तरह रियासत के भी वो होते हैं कि ट्रेडिशनल थ्रेट्स को तो आप जाहिर है वो सारी चीजें हार्ड कोर मिलिट्री या आप कह सकते हैं कि जो वेपनरी से एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन रियासत के अंदर क्या भूख और अफलास, रियासत के अंदर सोशल जस्टिस, रियासत के अंदर इकोनॉमिक चैलेंजेस, महंगाई, ठीक है, सेहत, इंसाफ, तालीम, वो सारी चीजें अगर वो नहीं है, तो आपकी जो जो रियासत है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में लैग कर रही है। तो ये बुनियादी तौर पे ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में एक जो है ना बुनियादी सा फर्क है। अच्छा सर, जब हम ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो थ्रेट, जिसे हम हाइब्रिड थ्रेट्स कहते हैं, वो एक ही वक्त में ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल कंसर्न्स दोनों को लेके चल रहा होता है। तो हाइब्रिड वॉर क्या है और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं सर? जी, हाइब्रिड वॉर जो है ये बेसिकली फ्रैंक हॉफमैन ने ये एक थ्योरी दी है कि जी, अब हाइब्रिड वॉरफेयर आजकल के जमाने में ये है कि आप लोगों को, वो कॉलोनाइजेशन का जमाना गया, वो स्टेट्स को जो है ना कंकर करने का वक्त चला गया। अब आप क्या करते हैं कि बेसिकली स्टेट के अंदर ऐसी कंफ्यूजन्स बिल्ड करते हैं, ऐसी स्टेट्स के जो डिफरेंट ऑपरेटिव्स हैं उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ठीक है, जो किसी भी स्टेट के जो सिटीजन्स हैं उनके और इंस्टीट्यूशन के दरमियान मिसट्रस्ट को जो है ना, उसको जैसे कहते हैं ना, एस्केलेट करते हैं। और जो न्यू फॉल्ट लाइंस हैं, जो सोशल है, आइडियोलॉजिकल हैं, कल्चरल हैं, एथनिक हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स हैं, और मतलब जो है ना रिलीजियस हैं, आप उन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करके उस स्टेट को क्या करते हैं, किसी भी रियासत को आप कमजोर करते हैं। तो वो जब इंटरनली कमजोर होता है, फिर आप क्या करते हैं कि उसको प्रेशराइज करते हैं, वो हार्ड कोर मिलिट्री और जो ट्रेडिशनल आपके पास आर्सनल्स हैं, उनके जरिए आप उसको थ्रेट करते हैं। तो वो स्टेट जो होती है वो अंदरूनी और बैरूनी दोनों फ्रंट के ऊपर जो है ना, आप कह सकते हैं कि वो वॉर लड़ रही होती है बेचारी। और इसको टेक्निकल टर्म्स में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की टर्म्स में आप कहते हैं कि वन एंड हाफ फ्रंट मीन्स, अगर एक फ्रंट पे एक दुश्मन आपको बॉर्डर पे जो है ना थ्रेटन कर रहा है और दूसरी तरफ आपको इंटरनल चैलेंजेस हैं, तो आप वन एंड हाफ फ्रंट के ऊपर जाके जैसे कहते हैं ना, यानी एक से ज्यादा जंगें आप लड़ रहे हैं एट ए टाइम। सर तो ये बिल्कुल। हाइब्रिड उसमें आ जाता है। अच्छा सर, क्या ये कोई नया कॉन्सेप्ट है? क्योंकि हम इससे पहले देख रहे हैं कि इन्हीं चीज़ों को, इसी टैक्टिक्स को जो है हिटलर ने भी आजमाया। फिर हमने इराक वॉर में खसूसन देखा कि इराक इन्वेजन से पहले लाखों ईमेल जो हैं, जो की ऑफिशियल्स थे सद्दाम रजीम के, उनको किए गए। फिर प्रोपेगेंडा एक कंपेन चली कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन।
सैंक्शंस की वजह से जो भूखनंग पैदा हुई उसका इल्जाम सद्दाम के ऊपर डाला गया। इसी तरीके से जलाल तालिबानी के जरिए जो है कुर्दिश जो एरियाज हैं उनके अंदर एक नफरत को उभारा गया। तो सर ये जो मॉडर्न जो हम इसे जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं वो किस लिए कहते हैं? क्या एक ये तरीका जो है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का, जिसके साथ आप काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों जो है फोर्सेस को यूज करके जो है काम अपना निकालते थे, तो क्या ये नया कॉन्सेप्ट है या इससे पहले भी ऐसी मिसालें हैं जिसके अंदर कामयाब तरीके से ये जंग लड़ी गई हो? नहीं नहीं, ये तो आप देखें, ये तो हिस्टोरिकली बहुत पुराना है। सलाहुद्दीन अयूबी के जमाने में भी जो है ना, वहां पे क्या होता था कि जहाद के खिलाफ लोगों को बोलने पे उकसाया जाता था, और ये जी ब्लड शेड हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, अमन से रहा जा सकता है, और वो सारी चीजें, ये तो आप कह सकते हैं कि ये तो हजारों साल पुरानी चीज है। लेकिन बात ये है कि आजकल के जमाने में जितनी ग्लोबलाइजेशन और जितनी जो है ना यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी तेजी से आगे जा रही है, और जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो उस हिसाब से जाहिर सी बात है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में आए दिन नए नए इसके अंदर जो है ना फिनोमेनाज आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जा रही है। अदरवाइज ये नहीं हम कह सकते कि यानी कि ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, यानी ये कोई मॉडर्न या बहुत ही लेटेस्ट किस्म का वो है, ये बहुत, यानी आप कह सकते हैं कि ये सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन इसके जो मॉडर्न वो है आजकल के जमाने में, जैसे सोशल मीडिया है, जैसे मतलब डिफरेंट आप वो कर रहे हैं आजकल के जमाने में। आपने एक नौजवान है, उसको आपने मोबाइल तो पकड़ा दिया, लेकिन आपने उसको ये नहीं बताया कि जी इसको यूज कैसे करना है, इसका गुड यूज क्या है, उसका बैड यूज क्या है, ठीक है। अच्छा जी, एक स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है आपको, देन क्या मेंटली आप इतने मेच्योर हैं कि जी आप उसमें फिल्टर कर सकें कि व्हाट इज द गुड न्यूज, व्हाट इज द बैड न्यूज, व्हाट हैज टू बी लिसन, व्हाट हैज टू बी अवॉइडेड, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम एक्सट्रीम, एक पूरी, जिसे कहते हैं ना, एक पूरा एक फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन और उसके अंदर है। तो उसमें ये सारी चीजें आपकी आइडियोलॉजिकल, आपकी कल्चरल, आपकी नेशनल, आपकी रीजनल, आपकी एथनिक, आपकी ये सारी चीजें क्लैरिटीज आज का जो यूथ है उसको होना इंतहाई जरूरी है। बल्कि यूथ क्या, मैं तो कहता हूं कि हर बंदे को होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वो आपके पॉकेट तक पहुंच चुका हुआ है, ठीक है। वो आपको क्या दिखाता है, जो वो चाहता है वही आपको दिखाता है। वो आपको क्या सुनाता है, जो वो चाहता है आप वही सुनने पे मजबूर हैं। तो इस सिचुएशन में हमें एज ए नेशन, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तान के जितने बाशिंदे हैं, इन सबको इन चीजों का बड़ा माइन्यूटली हर चीज को ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या चीज मुझे सुननी चाहिए, उस पर अमल करनी चाहिए, और क्या चीज ऐसी है कि जिसको मैंने जो है ना सुनना है, ना मैंने उस पर अमल करना है, ना मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट करना अच्छा सर, यही अभी आपने जो बात की इसी को मैं कंटिन्यू आपसे सवाल करूंगा। सर, पाकिस्तान हम सुन रहे हैं पिछले 5 साल से, 5-6 सालों से कि पाकिस्तान इस वक्त हाइब्रिड वॉर का शिकार है। सर, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो हाइब्रिड वॉर लड़ी जा रही है, इसके मकासद क्या हैं और किस हद तक हम फेल हुए हैं और किस हद तक हमारा जो दुश्मन है जिसने ये वॉर हमारे खिलाफ शुरू कर रखी है उसे कामयाबी मिली? है। देखें, बात यह है कि कन्वेंशनली तो आपके दुश्मन आपको कई बार टेस्ट कर चुका है। कन्वेंशनली या ट्रेडिशनल फ्रंट पे आपने अपने दुश्मन को मौका नहीं दिया। ये मैं समझता हूं कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को इसका क्रेडिट जाता है कि भाई हमने कन्वेंशनली, ठीक है, अपने दुश्मन को कभी मौका नहीं दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हमारे दुश्मन ने नई स्ट्रेटेजीज, जैसे कहते हैं ना, जैसे अजीत डोल का कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन था, या जो जिस तरह मतलब और दूसरी ऐसी चीजें हैं, तो वो ये फॉल्ट लाइंस ढूंढते हैं कि किसी भी नेशन के अंदर कौन सी फॉल्ट लाइन है, उसी को वो एक्सप्लाइट करते हैं। मिसाल अगर एथनिक उसके ऊपर जाया जाए, तो जी हमारे यहाँ मतलब सेक्टेरियन उस पर जाया जाए, ठीक है, तो वो फॉल्ट लाइंस हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा दुश्मन क्या कर रहा है, उन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लाइट कर रहा है। उस पे जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उस पे हमारी जो रिलीजियस लीडरशिप है, हमारा एकेडमिया है, हमारी मीडिया है, और इवन हमारा सोशल मीडिया है, या सोशल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब में अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए कि भाई हमने, मिसाल के तौर पर, किसी न्यूज के ऊपर बगैर वेरिफिकेशन के मुझे क्या ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
अच्छा, दूसरी चीज में ये बड़ी इंटरेस्टिंग आप को ये यानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखें, पाकिस्तान में हर बंदा बट पासिंग कर रहा है। हर बंदा दूसरे को किसी न किसी मजबूर कमजोरी का जिम्मेदार ठहरा रहा है। अच्छा, बात यह है कि वो जो दूसरा है वो कौन है? वो भी तो पाकिस्तानी है। मेरा भाई होगा, मेरा कोई अजीज होगा, कोई रिश्तेदार होगा, ठीक है। तो हम सब ने अगर इस मुल्क में कुछ अच्छा हुआ तो उस सब का क्रेडिट हम सबको है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है तो उसकी भी खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। वो किसी एक इंस्टीट्यूशन को नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि किसी एक इंस्टीट्यूशन का की खराबी या कमजोरी दूसरे से थोड़ी ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन कोई एक सिंगल आइडेंटिफाइड ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो सारी खराबियों का जिम्मेदार ठहराया जा सके, ठीक है। जितनी भी कमजोरियां या वीकनेसेस हैं उन सब के हम सब जिम्मेदार हैं। और सबको अपनी अपनी जगह पे बैठ के अपना एनालिसिस करना चाहिए, ना कि दूसरे का, कि भाई मेरे एंड पे क्या कमजोरी है। मिसाल एकेडमिया में क्या कमजोरियां हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस में क्या कमजोरियां हैं, घर के अंदर तरबियत में क्या कमी है, ठीक है। हमारे जो मस्जिद और मदरसा है उसमें क्या वीकनेस है, हमारे जो मिसाल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उसमें क्या वो है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मिलकर उन्होंने स्टेट को कि जो है ना एज ए पिलर स्टेट को खड़ा किया हुआ है। तो उन सब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि सारे अपनी अपनी जगह पे चेक करके अपना सेल्फ असेसमेंट करें और मिलके कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी की बात करें कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल फ्रंट पे हमने मिलके कैसे लड़ना है, अपने दुश्मन के सारे अजाइम को न्यूट्रलाइज कैसे करना है। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दासता तक ना हो दास्तान हो। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर। डिसइंफॉर्मेशन बेसिकली तो यही है ना कि हमारी फॉल्ट लाइंस है, मसलन नॉन ट्रेडिशनल के अंदर पॉवर्टी भी यहाँ पे है, क्लाइमेट चेंज का भी हम इस वक्त बड़ा सख्त शिकार हैं। भूख की वजह से एथनिक जो डिवाइड है वो भी बहुत ज्यादा नजर कई दफा आता है हमें। तो ये चीजें तो चल रही हैं सर, लेकिन इसमें हमारे माशरे को की हैकिंग के लिए जो एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चल रही है, मिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन चल रही है, ब्लैक प्रोपेगेंडा कई दफा होता है, जिसको आप जो 2 दिन के बाद आपको पता चलता है कि हम तो ऐसे ही जज्बाती हो रहे थे, ये तो खबर ही झूठी है। सर, इस स्टेट के अंदर जिसके अंदर हम रह रहे हैं, हमारी माँ यही है, हमारे सर पे साया यही है, हमारी पहचान भी यही है, इसके खिलाफ जो हाइब्रिड अटैक्स आ रहे हैं, और ऑब्वियसली वो अटैक्स आ रहे हैं कि अंदर बीमारी है तो दुश्मन जो है बाहर का वायरस अंदर अटैक कर रहा है। तो इस अंदर की बीमारी को सर किस तरीके से खत्म किया जाए, नंबर वन। और नंबर टू, इस डिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला रियासत, रियासती इदारे और एक आम पाकिस्तानी किस तरह करे कि यहां से प्रोपेगेंडा फूटने लगे और वहीं पे वो दम तोड़ जाए। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है इंस्टीट्यूशनल डिसफंक्शनलिज्म, कि इंस्टीट्यूशंस फंक्शन नहीं कर रहे। सबसे पहले अगर आप देखें तो एक खानदान का जो इंस्टीट्यूशन था आज से 10 साल 20 साल पहले, क्या वो उस तरह एग्जिस्ट कर रहा है? मेरे ख्याल में नो। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं मुआशरती सतह पे कि सॉरी कि मुआशरे में क्या वो हो रहा है, सोसाइटी में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हमारे उस तरह वर्क कर रहे हैं? वहां पे भी शायद नेगेटिव में जवाब आए। फिर नेक्स्ट स्टेज पे आता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको लूप होल में लिए जाए, उनके दरमियान में और दीगर इंस्टीट्यूशंस के दरमियान में जो डिस्कनेक्ट है उसको ओवरकम किया जाए। और जो जो कंसर्न इदारे हैं, जो कंसर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सारी चीजों को जो देख रहे हैं, ठीक है, उनको एकेडमिया के साथ बैठ के आज का एक नौजवान जो है उसको घर से, फिर मुआशरे से, फिर एकेडमिया से उसको एनलाइटन करने की जरूरत है कि हमारी जो रियासत है इसके खिलाफ कौन कौन से जो है ना फ्रंट्स के ऊपर बहास खुले हुए हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मस्जिद मदरसा है, वहां से क्या पैगाम मिल रहा है। और फिर उसके बाद जो चीजें हैं कि वो एक आपका मीडिया क्या कर रहा है। मीडिया जो है ना वो उसके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। फिर उसके बाद जो है वो मिसाल आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल मीडिया है, ठीक है, और दीगर जितने भी इदारे हैं वो सारे अगर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ जाते हैं। और ये जो हमारे दरमियान एक नासूर फैलता चला जा रहा है कि नो वन इज रेडी टू ट्रस्ट, इवन हिज जो किन्स हैं उनको भी ट्रस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इदारों के दरमियान दिन ब दिन गैप बढ़ता चला जा रहा है, अवाम और इदारों के दरमियान में गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो इंस्टीट्यूशंस को एट देयर ओन एंड एंड
यानी इंटर इंस्टीट्यूशंस और इंट्रा इंस्टीट्यूशंस दोनों सतह पे उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के साथ इस चीज को एड्रेस करना होगा। वरना आजकल के जमाने में अगर जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारा यानी इंस्टीट्यूशंस और अवाम का आपस में खुदा ना खास्ता दस्त गिरेबां हो सकते हैं, और इंस्टीट्यूशंस भी आपस में एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा रिफ्ट बिल्ड कर सकते हैं कि उनका लॉस शायद इररिपेयरेबल हो। तो इस पे बहुत कंप्रिहेंसिवली और कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जिसे आप कह सकते हैं कि वो अडॉप्ट करने की जरूरत है। सर लास्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगा सर। अब जिस तरीके से एक हमने देखा हाइब्रिड वॉर का आगाज किया रशिया ने यूक्रेन के साथ, और एंड पे हमने ये देखा कि इस वक्त पूरा यूरोप क्राइसिस का शिकार है, पूरी दुनिया के अंदर जो है एक जो रीअलाइनमेंट का जो प्रोसेस था वो तेज हो गया है। हमने देखा कई ममालिक जो पहले इंस्टिगेट जिसने किया यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि उन्होंने इंक्रोच करने की, नेटो को इंक्रोच करवाने की कोशिश की रशिया के एरिया ऑफ स्पीयर के अंदर, जिसके अंदर जो कि यूक्रेन था। आज बुरा हाल है, अल्टरनेट करेंसीज आनी शुरू हो गई हैं, हर चीज के अंदर हम देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव आ रहा है और दुनिया अमेरिका से दूर हो रही है। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइब्रिड वॉर लड़ी जाती है शॉर्ट टर्म के अंदर तो शायद आप नॉन काइनेटिक मीन से अपने एनिमी को गिरा देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे भी उसके बुरे असरात हो रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक हाइब्रिड जो वॉरफेयर है उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे क्या पड़ता है? जी देखिए, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, ठीक है, डायनेमिक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि आजकल के जमाने में आप आइसोलेट नहीं कर सकते कि नेशनल पॉलिटिक्स को और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। किसी भी स्टेट की जो इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटरनल इंपैक्ट होता है, फिर उसके बाद एक उसका रीजनल इंपैक्ट होता है, और फिर उसके बाद उसका ट्रांस रीजनल या ग्लोबल इंपैक्ट होता है। तो जितना कोई जो स्टेट है वो बड़ा होगा साइज में या उसका नेशनल पावर के हिसाब से या नेशनल उसकी जो वो है यानी वॉल्यूम है उसके हिसाब से जितना बड़ा होगा, जाहिर सी बात है उसके इंपैक्ट उतने ही ज्यादा होंगे। फिर इसमें ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो आपके रीजनल डायनेमिक्स। लाइक अगर आपने यूक्रेन की मिसाल ली, तो यूक्रेन बिल्कुल आप देख लें कि टुडे द यूक्रेनियन पीपल हु इज सफरिंग, द पीपल ऑफ यूक्रेन, ठीक है, और आज उनको nobody has come to rescue them, nobody has come to take them out of this mess, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि इसमें एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि देखें, अगर आप एक यूक्रेनी हैं और आज आप पीस की बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी बात कोई सुनता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ओके, आप रिसीविंग एंड के ऊपर है, आप जो है ना वो विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होने की पोजीशन में नहीं है। तक आप विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होने की पोजीशन में नहीं होते, नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू यू, कोई बंदा आपको सुनता नहीं। तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा ना खास्ता अगर कभी हमारे दुश्मन ने हमारे खिलाफ कोई ऐसी कोई जिसे कहते हैं ना उसकी जो नापाक अजाइम का इरादा किया, तो वो फिर ये नहीं देखेगा कि इसकी एथनिसिटी क्या है, इसकी जो है ना सेक्टेरियन एफिलिएशन क्या है, इसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, ये सिविल से या मिलिट्री से है, ठीक है, ये पुलिस से है या कि रेंजर से है, वो ये नहीं देखेगा। वो हर पाकिस्तानी को जो है ना उसको यानी डैमेज करने की कोशिश करेगा। तो सेम इज द केस कि और जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक ऐसी लोकेशन है कि कभी भी पाकिस्तान की जो इंटरनल डायनेमिक्स है उनको आप इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। ग्रेट पावर्स ने हमेशा यहाँ पे नजर जमाई रखी, और अगेन जो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की जो राइवलरी है 21st सेंचुरी में फॉर द ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स, उसमें अगेन पाकिस्तान जो है बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत स्मार्टली पाकिस्तान को प्ले करने की जरूरत है, क्योंकि आपके जो ग्रेट पावर्स हैं वो आपकी रीजनल और डोमेस्टिक वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करेंगे और आपको पुश करेंगे अगेंस्ट द वॉल, और आपसे अपनी मनमानियां करवाएंगे। तो पाकिस्तान को और पाकिस्तानी को और पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंटली इन सारी चीजों पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर जब बुरा वक्त आता है तो नोबडी कम्स टू रेस्क्यू यू, कोई बंदा आपको आग से बाहर निकालने के लिए नहीं आता। ये रियलिस्ट पैराडाइम जो है वो भी यही कहता है कि आपने इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर
ये फिटेस्ट, वो क्या कहते हैं, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट है। तो आप तब सर्वाइव कर सकते हैं कि आप फिट हो उसके लिए। और फिटनेस के लिए जरूरी है कि आपके इंटरनल जो चैलेंजेस हैं, आप उनको किसी भी सूरत एस्केलेट ना होने दें, एज सुन एज पॉसिबल उनको कंट्रोल करें, उनको एड्रेस करें। और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसत से तमाम स्टेक होल्डर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज द टाइम कि पाकिस्तान में हर क्रिटिकल एक्टर को यू टर्न लेने की जरूरत है। एंड प्रोबेबली दिस वुड बी द बेस्ट यू टर्न ऑफ देयर लाइफ। उनकी जिंदगियों का ये सबसे बेहतरीन यू टर्न होगा। जो जो आज यू टर्न लेगा, अपने स्टांस से थोड़ा सा पीछे हटेगा और अकोमोडेटिंग पोजीशन पे जाएगा कि दूसरे वाला, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो दूसरा एक्टर है या दूसरा इंडिविजुअल है, उसको अकोमोडेट करने की अगर वो कोशिश करेगा तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ये बेहद मुफीद होगा। वरना बहुत ज्यादा चैलेंजेस हमें ऑलरेडी हैं और हम अपने चैलेंजेस में दिन ब दिन इजाफा करते चले जाएंगे, इंटरनली भी, रीजनली भी और ग्लोबली भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमने देखा जिस तरीके से यूक्रेन के अंदर जंग लड़ी गई, मैदान रेवोल्यूशन आई, फील हुआ रशिया को कि अमेरिका जो है एनक्रोच करना चाह रहा है और यहाँ पे अपनी मनपसंद जो है इनकलाब लाना चाह रहा है। उसके बाद हमने देखा कि जनरल वैलेरी ग्रिज़मोव जो कि रशिया के चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं, उन्होंने एक डॉक्ट्राइन दी जिसे ग्रिज़मोव डॉक्ट्राइन कहा जाता है, ग्रिज़मोव डॉक्ट्राइन कहा जाता है, जिसका लुबे लबाब ये था कि जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको हवा दी जाए। इसके लिए रशियंस ने जहाँ पे प्रो रशिया जमातों को फाइनेंस किया, उनकी मदद की इंटेलिजेंस, वहाँ पे जो एंटी रशिया फोर्सेस थी उनके ऊपर भी अच्छा खासा पैसा खर्च किया, जिसकी वजह से जो माशरे के अंदर इंतशार था वो बढ़ता गया। और अगर आप मुझसे पूछें कि हाइब्रिड वॉर का मेन मकसद क्या है, तो मैं कहूँगा इट इज़ टू हैक द एनिमीज माइंड। और आपको पता है कि कामयाब हैकिंग वो होती है कि हैक हुए बंदे को ये पता ही ना चले कि वो किसके हाथों कंट्रोल हो रहा है। हमें भी ये सोचना है। जी आजकल जिस तरीके से टिकटॉक, यूट्यूब, अभी सर ने बात की, गाने, मीडिया, और जिस तरीके से हमें लाशऊरी मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो ये इस वक्त इंटेलिजेंसिया का भी ये फर्ज बनता है, इंस्टीट्यूशंस का भी फर्ज बनता है, और हर पाकिस्तानी का ये फर्ज बनता है कि वो अपने वतन की दिफा के लिए, अपनी वैल्यूज की दिफा के लिए आए। याद रखिएगा कि हमें मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो मोर बनाने की कोशिश की जा रही है, हम मोर नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, जो अक्सर मैं कहता भी हूं, कि कव्वे को मोर के पर मिल जाए तो वो मोर नहीं बन जाता। लेकिन हम तो मोर हैं, हमें क्या कव्वा बनने की जरूरत पड़ रही है। अपने आप पे फख्र करना सीखिए, अपनी धरती पे फख्र करना सीखिए, क्योंकि आज आप जो भी हैं, आपकी जो भी पहचान है वो पाकिस्तान से पहचान है, पाकिस्तान की वजह से है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और सर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।